जय हिंद दोस्तों। क्या हम लोग अपने लाइफ से, अपने बिजी शेड्यूल से 5 से 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते अपने देश के वीर सपूतों, शहीदों, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने के लिए, जिन्होंने अपने परिवार को भी त्याग दिया, अपनी सुख सुविधा आराम सबको त्याग दिया और अपने जीवन को पूरी तरह से अपनी देश की सेवा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए लगा दिया, समर्पित कर दिया। उनके जीवन के बारे में जानकर उनके जीवन से हम कुछ प्रेरणा लें। आज का दिन 23 जनवरी का दिन है। आज पराक्रम दिवस है। सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दिया था कि सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर आज पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। आज पूरे देश में पराक्रम दिवस मनाया जा रहा है। आइए आज हम सब पराक्रम दिवस के इस अवसर पर सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 1897 में 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ पे? कटक में। कटक आप सभी जानते हैं उड़ीसा में है। उस समय जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चल रहा था, जब ब्रिटिश शासनकाल था, तो उस समय यह बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उड़ीसा डिवीजन में आता था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस, माता जी का नाम प्रभावती देवी। पिताजी जो हैं वो कटक के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जी के पिताजी कटक के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी बीए की शिक्षा दर्शन शास्त्र में कलकत्ता विश्वविद्यालय से की। 1919 में उनके पिताजी ने उनके सामने एक बात रखी कि आप प्रशासनिक सेवा के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा के लिए इंग्लैंड जाएं। वह बहुत ही प्रखर विद्वान थे और उन्होंने यह बात मान ली और वह इंग्लैंड गए। उन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा दी और न उसे पास किया, बल्कि उसमें उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। यह परीक्षा, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा हुआ करती थी, वह इतनी टफ हुआ करती थी कि खासकर भारतीयों के लिए वह एक तरह से स्वप्न की तरह था। उसे पास कर पाना भी बहुत ही कठिन हुआ करता था। उन्होंने चौथा स्थान हासिल किया। इंग्लैंड में रहकर ही उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया और 1921 में वह वापस भारत आ गए। उन्होंने सिविल सेवा छोड़ दिया क्योंकि उनके मन में ये चिंतन था कि भारत को आज़ादी दिलानी है, अंग्रेजों से भारत को आज़ाद करना है। तो इसी चिंता भाव से वापस भारत आ गए 1921 में। और उनकी मुलाकात किससे हुई? महात्मा गांधी जी से हुई। महात्मा गांधी जी से वो मिले और उनके संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। चित्तरंजन दास जी के नेतृत्व में वो काम करने लगे। 1923 में उन्हें अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इंग्लैंड या यूं कहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो उनकी नेतृत्व क्षमता को देख करके घबराती थी और बार बार उन्हें जेल में डाल दिया करती थी। 1925 में उनको जेल हुआ। 1927 में जेल से रिहा हुए तो उन्हें भारतीय कांग्रेस का महासचिव घोषित किया गया, भारतीय कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। फिर से वो जेल गए। ये देखा कि गांधी जी किसी और को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं और वो गांधी जी के विचारों से, उनकी कार्यशैली से बहुत प्रभावित थे, लेकिन उनके अहिंसा से आज़ादी मिल जाएगी, इससे वो सहमत नहीं थे। इस पर उनका वैचारिक मतभेद था और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र दे दी। अंग्रेज उनके कुशल नेतृत्व से बहुत ही घबराते थे और इसके बाद ही अंग्रेजों ने उनको उनके ही घर में नज़रबंद कर दिया। जर्मनी जा पहुँचे। जर्मनी में उन्होंने कई नीतियाँ सीखी, जैसे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और उन्होंने अपने कार्य को और आगे बढ़ाया क्योंकि उनका उद्देश्य था कि भारत को अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता दिलाना। और उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की। यह लगभग 1941 के आसपास की बात है। ठीक है, युद्ध के दौरान की ये सब बात है। ठीक है, इंडियन लीग की स्थापना की, लेकिन जर्मनी
रूस के लिए उनके इंडियन लीग का प्रयोग करना चाहता था और यह सुभाष चंद्र बोस जी को मंजूर नहीं था। वह पनडुब्बी के जरिए जर्मनी से कहाँ पहुँच गए? सिंगापुर चले गए। सिंगापुर पे जापानी नियंत्रण था। सिंगापुर में ही उन्होंने टोक्यो रेडियो स्टेशन से यह घोषणा की, अंग्रेजों से यह आशा करना व्यर्थ होगा कि अंग्रेज अपना साम्राज्य छोड़कर चले जाएंगे। हमें भारत के भीतर और भारत के बाहर से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, यानी अंग्रेजों से लड़ना होगा। तो इनके इस बात से प्रभावित होकर के रास बिहारी बोस, उनके विचारों से, उनके नेतृत्व से, उनके जोश से प्रभावित होकर के रास बिहारी बोस और मोहन सिंह, जो उस समय एक सेना का गठन कर रहे थे, कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस फौज का गठन कर रहे थे, उन्होंने वह सारी जिम्मेदारी सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी। सुभाष चंद्र बोस जी को दे दी और फिर इन लोगों ने मिलकर के आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। यहाँ से ये मिटा करके हम लिख देते हैं, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसमें जापान की सहायता से आज़ाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस जी ने रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह की मदद से, या इनकी भी इसमें मुख्य भूमिका रही है, और इन्होंने यह आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इसमें भारतीय 40,000 स्त्री भी पुरुषों को भी, स्त्री व पुरुष दोनों को शामिल किया गया और सशस्त्र सेना का गठन किया गया। सशस्त्र सेना का गठन किया गया जापान की सहायता से। आज़ाद हिंद फौज के गठन का और उसके नेतृत्व का पूरा श्रेय सुभाष चंद्र बोस जी को ही जाता है। और सुभाष चंद्र बोस जी ने अपने फौज को जय हिंद का नारा दिया, जय हिंद का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा उनका सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। और फिर 5 जुलाई 1943 को, देखिए यहीं लिख देते हैं हम, यह भी डेट ध्यान रखिए, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने से सुप्रीम कमांडर के रूप में उन्होंने अपने फौज को, अपनी सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और यहीं से युद्ध का आरंभ होता है। दिल्ली चलो का नारा दिया। उसके बाद से इन्होंने बर्मा, कोहिमा, इम्फाल, यहाँ पे अपना मोर्चा संभाला। बर्मा, कोहिमा, इम्फाल में उन्होंने मोर्चा संभाला और 21 अक्टूबर अंग्रेजों से लड़ करके 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने अस्थायी सरकार बनाई। एक सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से उन्होंने अस्थायी सरकार 21 अक्टूबर 1943 को बना ली। उनकी इस अस्थायी सरकार को चीन, जापान, जर्मनी, फिलीपींस, कोरिया सभी ने मान्यता दी। फिर 1944 में इनकी फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया, दोबारा आक्रमण कर दिया और इसके बाद कुछ प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी कराया। लेकिन कोहिमा का जो युद्ध था, कोहिमा का युद्ध जो 4 अप्रैल
1944 से 22 जून तक चला। 22 जून तक इसमें जापान की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसका कोई प्रमाण नहीं है कि उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी, विमान दुर्घटना में हो गई थी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, अठारह अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में, जब वो जापान जा रहे थे तो विमान दुर्घटना हुआ। ताइवान भी उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई, ऐसा जापान मानता है, ऐसा जापान जानता है। लेकिन भारत में और उनके परिवार के लोगों का यही मानना है कि इस विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। आज हम सब लोग ने सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर प्रकाश डाला है। उनके जीवन से हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इसी तरह आगे भी हम स्वतंत्रता सेनानियों, देश के शहीदों के जीवन के बारे में जानेंगे, जानकारी लेंगे और जो भी महत्वपूर्ण दिवस है या कोई महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम इसी सीरीज में आगे जानकारी लेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विक्टोरिया मेमोरियल से, कलकत्ता विक्टोरिया मेमोरियल से देश को संबोधित कर रहे हैं। विक्टोरिया मेमोरियल यह रानी विक्टोरिया की स्मरण में बनवाया गया था। 1876 से 1901 तक, यानी 25 वर्षों तक का रानी विक्टोरिया का शासन रहा, 25 वर्षों का। अच्छा दोस्तों, धन्यवाद।